गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने जो स्टार्ट किया था सीआरपीसी को, हम समझ रहे थे कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ कहाँ से पूछी जाती है, इसको हम एक एक करके डील कर रहे थे, राइट। तो हमने समझ लिया था ऑफेंस के कंप्लेंट या उसकी एफआईआर के बाद का जो प्रोसेस था, ठीक है, कैसे अरेस्ट किया जाता है, कैसे समन और वारंट भेजे जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जो चैप्टर 6 है वो कितना रेलिवेंट है, चैप्टर 7 सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन नंबर 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 आवर्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा पुलिस को टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, मतलब पुलिस प्रेजेंट करेगी एक्यूज को टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शंस बहुत अपने आप में रेलिवेंट हो जाते हैं। एक्यूज के राइट्स के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक इंक्वायरी का प्रोसीजर है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम एक अच्छे से डील करेंगे। इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल तक का जो प्रोसेस है ना, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि देखते हैं अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो एफआईआर होती है ना, उसके बाद का जो प्रोसेस है, एफआईआर के बाद का जो प्रोसेस है, मतलब जितना भी प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो चैप्टर 12 उससे डील करता है। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑफेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 तरीके से हो सकती है, एफआईआर करवा के, कंप्लेंट फाइल करा के, या फिर सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी हो सकती है। तो जो कंप्लेंट पर जो कंप्लेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं आपके, वो दिए गए हैं चैप्टर नंबर 15 में, तो वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। गॉट इट। अब इतना हो गया, उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद होगा कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो पूरा चैप्टर है ना, वो हो जाता है चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम सेक्शन 204 to 210, ठीक है। पर जब आप कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको कौन सा चैप्टर लिंक करना होगा, चैप्टर नंबर 36 भी लिंक करना होगा। क्यों लिंक करना है, चैप्टर नंबर 36 डील करता है लिमिटेशंस पर, ठीक है, लिमिटेशन एज टू द यू कैन से लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस, ठीक है। तो ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस कितने टाइम पीरियड में ली जानी चाहिए, जैसे आपका एक लिमिटेशन एक्ट है, वो अलग, मतलब उसमें काफ़ी सारे आपके क्राइटेरिया बताए हुए हैं कि इतने टाइम में इस ऑफेंस की इस पर्टिकुलर केस को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। सिमिलरली सीआरपीसी के भी में चैप्टर नंबर 36 जो है वो डील करता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान देंगे मजिस्ट्रेट जब केस लाया जा रहा है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड बाद वो उस केस को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है। तो दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 36 विच हैज़ टू बी रेड विद चैप्टर नंबर 60, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे सीआरपीसी आपकी वर्क करती है जब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद साथ साथ जो मजिस्ट्रेट को ध्यान में रखना होगा वो है ज्यूरिसडिक्शन वाला पार्ट, ठीक है, कि क्या उस मजिस्ट्रेट का जो कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफेंस की, वेदर दैट मजिस्ट्रेट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट और नॉट, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन किन किन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है वो हम तब देखेंगे जब हम ज्यूरिसडिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन आपका चैप्टर नंबर 13 में दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 177 to 189, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन कंप्लीट, मतलब ज्यूरिसडिक्शन जब चेक कर लिया है, तो जब सारी चीज़ें फुलफिल हो गई हैं, आफ्टर दैट द मजिस्ट्रेट विल गो ऑन फॉर फ्रेमिंग द चार्जेस फ्रेम करना। कई बार मेंस में बहुत सारे स्टेट में चार्जेस फ्रेम करवाया जाता है, तो चार्जेस कैसे फ्रेम होंगे, चार्जेस फ्रेम करते टाइम किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, सो दैट इज ऑल गिवन अंडर चैप्टर नंबर 17, ठीक है। तो चार्ज फ्रेमिंग जो होगी वो आपकी चैप्टर नंबर 17 के अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 रन करता है 177 से लेकर 189 तक, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद जब चार्ज फ्रेमिंग हो गई
उसके बाद आपका प्रोसेस आता है ट्रायल का, ठीक है। तो ट्रायल कितने तरह के होते हैं, कौन से चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है। आपको रेंज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, माइंड में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है, समन ट्रायल, समन केस वाला जो ट्रायल है वो कैसे होगा, क्या क्या, मतलब लगभग सेम है, अंदर थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा आपको लेंथीनेस जो है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो अभी वो हम तब देखेंगे जब हम ट्रायल को डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू मस्ट नो द रेंज एज वेल एज द रेलिवेंट चैप्टर्स, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायल्स की। ट्रायल के लिए आप एक इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, राइट। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, सेकेंड है वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वारंट केस ये कहाँ डिफाइंड है। अब आई एम आस्किंग यू टू गो टू द डेफिनेशन क्लॉज, वहाँ पर आप देखेंगे कि वारंट केस कहाँ डिफाइंड है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो वारंट केस आपका वारंट केस का जो ट्रायल होता है बाय द मजिस्ट्रेट, सेकंड आपका कैटेगराइजेशन ये बैठता है। तीसरा जो कैटेगराइजेशन है वो है समन केस, समन केस, ठीक है। समन केस भी आप मुझे बताइए कि कहाँ डिफाइंड है ये, अंडर विच सेक्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका समरी ट्रायल, ठीक है। अब इतना आपने देख लिया कि ये चीज कहाँ है। अब इसका चैप्टर हम देख लेते हैं एक बार। ये है आपका चैप्टर नंबर 18 में, ये है चैप्टर नंबर 19 में, ये है चैप्टर नंबर 20 में और ये है चैप्टर नंबर 21 में, ठीक है। तो रेंज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इससे आपके 18, 19, 20 और 21, ठीक है। अब 18 कहाँ से कहाँ तक रन करता है, तो ये है 225 से आपका 237, गॉट इट। देन 238 से 250, उसके बाद 251 से 259, राइट। एंड देन आपका 260, बहुत बार पूछा गया है ये कि समरी ट्रायल का जो प्रोसेस है वो किस सेक्शन में है, ठीक है, किस सेक्शन में दिया हुआ। तो 260 to 265, ठीक है, 260 to 265, गॉट इट। तो ये कुछ ट्रायल के प्रोसेस हैं जो इन्वेस्टिगेशन हुई। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 2 चीज़ें और देखने को मिलेंगी, वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में है, कुछ इंक्वायरी रिलेटेड टू सुसाइड एंड ऑल। तो वो आपको जब इन्वेस्टिगेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रायल आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अब जब ट्रायल हो रहा है तो मीनवाइल कोर्ट विल ऑल्सो बी टेकिंग सम एविडेंसेस, जिससे प्रूफ होगा कि जिससे प्रूव हो जाएगी बात की वेदर द एक्यूज्ड इज द रियल कल्प्रिट और नॉट, ठीक है। तो एविडेंसेस के लिए आपके पास एक अलग चैप्टर है जिसको आपको इसके साथ ही पढ़ना है, जिसको आपको इन सबके साथ आप कह सकते हैं कि जब भी आप कोई भी ट्रायल पढ़ रहे हैं तो इनके साथ एविडेंस वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना ही है। तो एविडेंसेस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल विच इज चैप्टर नंबर 23। तो 21 के बाद आपको जो जंप करना है वो 23 पर करना है, एविडेंसेस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा जो है आपका वो है इसका जो सेक्शन नंबर जाता है वो 272 से 283 तक जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 23 का जो आपको पढ़ना है वो इसके साथ आपको लेकर चलना है, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो सारे प्रोविजंस तो अप्लाई होंगे ही होंगे। when the trial is going on, the provision of evidence act will apply definitely, ठीक है। but there is a special chapter in CRPC also which is chapter number 23, जिसमें ये बताया हुआ है कुछ इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंसेस का जो लेना देना है वो किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। हमें देखना होगा कुछ जनरल प्रोविजंस भी हैं हमारे पास, किससे रिलेटेड, ट्रायल्स रिलेटेड जनरल प्रोविजन, ठीक है। उन जनरल प्रोविजन के लिए आपका जो चैप्टर जाता है वो है चैप्टर नंबर 24 फ्रॉम 300 to 327, ठीक है।
सो दीज आर सम जनरल प्रोविजन जो आपको पढ़ने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 24 में, ठीक है। जनरल प्रोविजन के बाद हमारे कुछ स्पेशल प्रोविजन आते हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू अनसाउंड माइंड, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट तो वो वाली चीज़ें भी आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप आ जाइए ज़रा अब स्पेशल प्रोविजन पे। जैसे स्पेशल प्रोविजन के लिए आपको देखना है चैप्टर नंबर 25 देखना है और चैप्टर नंबर 26 देखना है। ये अनसाउंड माइंड से रिलेटेड आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जब एक ट्रायल चल रहा होता है, साथ में बेल और बॉन्ड के प्रोविज़न भी बहुत मैटर करते हैं कि मतलब किस टाइम एक्यूज को बेल दी जा सकती है, किस ऑफेंस में कब दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें, बॉन्ड भरवाया जा सकता है, सिक्योरिटी बॉन्ड जो एक्यूज से या विटनेसेस से भरवाया जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सीआरपीसी में प्रोविज़न है, विच इज़ चैप्टर नंबर आपका 33। इट टॉक्स अबाउट बेल एंड बॉन्ड, तो बी एंड बी, ठीक है। बेल एंड बॉन्ड के प्रोविजन है। साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है वो है, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए था ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल नेचर की है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम उस प्रॉपर्टी को कैसे, मतलब हम इन द सेंस कोर्ट कैसे डिस्पोज ऑफ करेगी, दैट इज गिवन अंडर चैप्टर नंबर 34, ठीक है। तो ये पेंडिंग द ट्रायल हो या कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल हो, ये चीज़ मैटर करती है। वहाँ जो प्रोविजन लगेंगे वो चैप्टर 34 के लगेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आपने ये कर लिया, उसके बाद जब सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंक्वायरी होगी, ट्रायल कंडक्ट हो गया, बेल एंड बॉन्ड हमने पढ़ लिया, डिस्पोजल पढ़ लिया, देन द कोर्ट विल कम एट द कंक्लूजन, दैट इज द जजमेंट पार्ट, ठीक है। जजमेंट के लिए भी हमारे पास सीआरपीसी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, विच इज़ चैप्टर नंबर 27। डोंट फॉरगेट इट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जजमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 27 हम देखेंगे। मतलब आई एम गिविंग यू द प्री प्लान स्ट्रक्चर ऑफ सीआरपीसी एज टू हाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सीआरपीसी एंड व्हाट पार्ट, विच पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 27 हो गया। अब जजमेंट जब आ गया है, जब हमारे पास जजमेंट आ चुका है, तो जजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। देखिए जजमेंट आ गया है, ठीक है। जजमेंट में या तो होगा कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, ठीक है, या डेथ पेनल्टी मिलेगी, या फिर फाइन इम्पोज किया जाएगा। सिंपल या रिग्रेस भी हो सकती है, जैसे आपने आईपीसी में पनिशमेंट वाले पार्ट में ऑलरेडी किया ही होगा, ठीक है, नहीं तो आप अब कर लेंगे। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो, डेथ पेनल्टी। अगर कोर्ट ऑफ सेशन, जब हम आपका ये पावर्स पढ़ेंगे ना सीआरपीसी में कि किस कोर्ट की कितनी पावर है कितना पनिशमेंट देने की, देन वी विल गेट टू नो दैट सेशन कोर्ट भी डेथ सेंटेंस सुना सकता है, पर विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। इसके लिए आपके पास रेलिवेंट सेक्शन कौन से हो जाते हैं, 368 बहुत रेलिवेंट है उसके लिए, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी के लिए हमारे पास अलग से प्रोविजन है, विच इज़ गिवन अंडर चैप्टर नंबर 28 और विच रन्स फ्रॉम, मैंने अभी आपको बताया 368, 366, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 371, तो चैप्टर नंबर 28 पूरा ही डेडिकेटेड है टूवर्ड्स डेथ पेनल्टी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइन की, तो फाइन वगैरह अगर फाइन नॉर्मल है, अगर सिक्योरिटी वगैरह भी लेनी है तो आपका वही जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 बताया था इन द लास्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 8, वो वहाँ पे लग जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द जजमेंट पार्ट, ठीक है। अब जजमेंट अगर आ गया है, तो अगर इफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो व्हाट इट विल डू, इट विल गो फॉर, मतलब द पार्टी विल गो फॉर अपील, ठीक है। तो अपील के रिलेटेड भी हमारे पास प्रोविजन है। अपील के लिए आपका चैप्टर नंबर ज़्यादा है 29, ठीक है। और दो और हमारे पास चीज़ें हैं, विच इज़ रेफरेंस एंड रिव्यू। याद रखिए यहाँ रिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है, रेफरेंस और रिव्यू ही होता है। रेफरेंस और रिव्यू दोनों एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 30, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 395 to 405, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस रिव्यू भी हो सकता है। रिव्यू मतलब
विचार करना, ठीक है, खुद के जजमेंट को दोबारा से देखना, ठीक है। रेफरेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन मतलब डिटरमाइन करने के लिए हाई कोर्ट वगैरह को दे दिया जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट रेफरेंस एंड रिव्यू। हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना जब आप पढ़ लेते हैं तो कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो अभी भी बाकी बच जाते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं? ऐसे प्रोविजन है जैसे मान लीजिए जब ट्रायल चल रहा था तो कुछ अगर इरेगुलरिटीज हो जाती है, ठीक है, जो ट्रायल को विशिएट कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को विशिएट कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। और कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं जिसको सीआरपीसी कहता है कि दे विल नॉट विशिएट द ट्रायल, तो वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इरेगुलरिटीज के लिए भी एक चैप्टर डेडिकेटेड है विच इज चैप्टर नंबर 35 सॉरी चैप्टर नंबर 35 एंड इट गोज फ्रॉम 460 टू 466, ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस प्रोविजन जो कहीं कहीं कवर नहीं हुए हैं वो इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 37 में, ठीक है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 बता दिया था, है ना। उसके बाद जो आपको देखने को मिलता है वो 2-3 चैप्टर ही हैं जो बच जाते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, वाइफ्स की जो 125, आप इसको किसी हालत में मिस नहीं कर सकते। हिंदू लॉ जब हम पढ़ते हैं तब भी हम इसको 125 को साथ में लेकर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वगैरह, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 और 11 भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 मैंने आपको बताया था प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे कि सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर क्या होगी, ठीक है। तो वहाँ चैप्टर 8, 10 और 11 हमने वहाँ डील कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं कैसे हम सीआरपीसी को लेकर चल रहे हैं। पहले हम पता लगाएंगे ऑफेंस कौन सा है, उसके बाद हम उसकी इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, फिर इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट के प्रोविजन साथ में, बेल एंड बॉन्ड का आपको बाद में पढ़ना है, अरेस्ट, समन, वारंट, राइट, देन समन वारंट होने के बाद फिर इंक्वायरी का जो प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद ट्रायल 4 तरह से मैंने कैटेगराइज कर दिया, देन आपको डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी या बेल एंड बॉन्ड है, जुरिस्डिक्शन है, चार्ज फ्रेमिंग है, राइट, जजमेंट आ जाएगा तो फिर अपील है, रेफरेंस है, रिव्यू है ना। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम लाइन से चैप्टर्स को लेकर नहीं चलना, सीरीज वाइज नहीं चलना है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में, कोर्ट्स में जैसे आपकी प्रोसीडिंग होती है, अगर आप उस वे में चलेंगे देन सीआरपीसी विल बी अ केक वॉक फॉर यू, राइट। तो दिस इज इट। अब कल से हम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू विल गेट टू नो दैट सीआरपीसी को के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास आता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ नाइस डे।